हम आपको ये एक वीडियो बना के आपको दे रहे हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। आपने वेव में पढ़ा है कि अगर एक दोनों एंड पर स्ट्रिंग फिक्स्ड है तो इसमें वाइब्रेशंस पढ़ा है। इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है, उसका नेक्स्ट हायर, उसका नेक्स्ट हायर, ऐसे फ्रिक्वेंसीज होती हैं। जैसे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मतलब हुआ, इसका फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आता है V/12, ये आप जानते हैं। अब इसी में तो ऐसा होने से इसमें क्या, ये स्ट्रिंग एक लोब में वाइब्रेट करती है, मतलब ये दोनों एंड नोड्स हो जाते हैं और बीच में एंटी नोड हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको इसी स्ट्रिंग को अगर थोड़ा और हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कराते हैं, इसे जस्ट हायर, तो फिर ये स्ट्रिंग एक की जगह दो लोब में वाइब्रेट करने लगती है ऐसा, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है F = 2V/12। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी सेम स्ट्रिंग को अगर हम थोड़ा सा और हायर फ्रीक्वेंसी देना चाहें तो ये स्ट्रिंग नेक्स्ट बार में 3 लोब में वाइब्रेट होना चालू हो जाती है ऐसे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 3V/12। ये आप सब जानते हैं। हम क्या बताना चाहते हैं, देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ये एक ही स्ट्रिंग है और इसमें जैसे ये इसकी वैल्यू में अगर मान लो कि ये 100 हर्ट्ज है तो ये हो जाएगा 200 हर्ट्ज, ये हो जाएगा 300 हर्ट्ज। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये कैसे होता है कि एक ही स्ट्रिंग है, कभी इसमें 100 हर्ट्ज बजने लगा, कभी 200 बजने लगा, कभी 300 एंड सो ऑन। क्या हम जैसे हम इस स्ट्रिंग में 3 लोब का वाइब्रेशन चाहते कि हो, तो हमको क्या करना होगा? क्या हमको यहाँ नोट्स जगह स्ट्रिंग को पकड़ना होगा या क्या करना होगा? अपने से कैसे 3 लोब हो जाएगा? इसमें एक लोब तो अपने से कहां से 2 लोब आ गया, अपने से 3 लोब कैसे हो जाएगा? सेम स्ट्रिंग एक लोब से है तो 3 लोब एक बैक कैसे शिफ्ट कर जाएगी? क्या हम यहाँ पर कुछ फिजिकली करना होगा या नहीं? इस बात को हम समझाना चाहते हैं कैसे होता है। तो ये वेव का एक फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। पहले आप वो समझिए रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस एक ऐसी घटना है जिसमें हम किसी वाइब्रेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट पर अगर बाहर से कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी का वेव इस पे हम इंपोज करें, डालें, तो बाहर से लाई हुई फ्रीक्वेंसी अगर इसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो ये वाइब्रेशन खुद से यहां पर डेवलप हो जाते हैं, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम 100 हर्ट्ज का यहां पर एक फॉर्क लाएं और यहां बजा कर रखें तो स्ट्रिंग खुद से यहां पर वाइब्रेट करना चालू करेगी, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ना चालू करेंगे और ये इस शेप में आ जाएगी। यहीं पर अगर हम 300 हर्ट्ज का एक हम फॉर्क लाएं तो हमको यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग खुद से 3 लोब में वाइब्रेट करना चालू कर देगी। आपको कुछ इसमें फिजिकल नहीं कर, आप बस उतनी फ्रीक्वेंसी लाइए तो होगा। तो कहता है कि अगर बाहर से लाई हुई फ्रीक्वेंसी अगर इस स्ट्रिंग के किसी भी ये सब एक साथ नहीं बजता, इसमें से कोई एक ही बार में एक ही बजेगा, 100 या 200 या 300 या 400, एक बार में एक फ्रीक्वेंसी बजेगा, उस पर वाइब्रेशन होगा। लेकिन हम चाहते हैं तो ये सारी इसकी पॉसिबिलिटीज है, सब एक साथ नहीं होती, सारी इसकी पॉसिबिलिटीज है। तो जो आप जिस तरह का फ्रीक्वेंसी यहां लाएंगे, अगर वो फ्रीक्वेंसी इनके किसी भी नेचुरल, दे आर कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, किसी भी एक नेचुरल के किसी एक से जिससे मैच कर जाएगी, सेम उतने लोब्स यहां खुद से बन जाएंगे और एक खुद एम्पलीट्यूड डेवलप हो जाएगा, वेव यहां सेटल कर जाएगी। अब ये कैसे होता है? एक सवाल ये है कि यहाँ 100 है, 200 है, सर हम 150 लाएं तो क्या होगा? 200 है, 300, 250 का अगर हम फॉर्क लाते तो क्या होगा? तब वाइब्रेशंस होंगे कि नहीं होंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे?
तो इसके लिए हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहते हैं। देखिए हमारे पास हमने एक ये पेंडुलम लिया हुआ है, पेंडुलम हुआ, सिंपल पेंडुलम की तरह ये वर्क करेगा और इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। अगर हम इसको थोड़ा सा थीटा डिस्प्लेस कर दें तो इसका अपना ये एक टाइम पीरियड हो गया और अपना एक वाइब्रेट करने की एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही आपसे बात हुआ कितना, 2π√L/g। तो वो तो एक L इसका लेंथ फिक्स है और इस स्पेस में G भी फिक्स है, यानी इसका टाइम पीरियड क्या है, फिक्स है। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल 1 टाइम पीरियड इसका फ्रीक्वेंसी होगा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, फिक्स है। अब रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने इस हाथ को हम ऑसिलेट कराएं, हाथ से अपने हाथ को ऑसिलेट करा के इसको फ्रीक्वेंसी देना चाहें तो हम 3 बातें होंगी। या तो मेरे हाथ के फ्रीक्वेंसी इसके अपने जो इसका फ्रीक्वेंसी जो फिक्स है, अगर मेरे हाथ का फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, बराबर है और कम है तो क्या होगा। ये तीनों ही चीजें मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहता हूं। पहले मैं बराबर करके दिखाऊंगा जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। अगर इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी हो गई ऑसिलेशन की, ये हम बाहर से ऑसिलेशन करा रहे हैं, मेरे हाथ के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो ये खुद से ऑसिलेट करना चालू करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा और सबसे जो मजेदार बात होगी, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा। रेजोनेंस आप समझ लिए कि अगर हम किसी वाइब्रेट करने वाली इंस्ट्रूमेंट में बाहर से फ्रीक्वेंसी लाते हैं, जो बाहर वाली फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल से अगर मैच करती है तो रेजोनेंस होता है। उस वक्त ऑसिलेशन तो हो जाना एक छोटी बात, सबसे बड़ी बात होती है कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ते ही चले जाएगा। आप थोड़ा सा एम्पलीट्यूड दोगे, उसका एम्पलीट्यूड आपसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। सो लेट मी शो कैसे हुआ। अब मैं अपने हाथ से ऑसिलेशन कराऊंगा, आप इस पे देखेंगे पेंडुलम पर कि इसका एम्पलीट्यूड पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, मुझे एक अंदाजा है इसका फ्रीक्वेंसी का, उसी फ्रीक्वेंसी से मैं अपने हाथ को चला रहा हूं, तो मेरे हाथ का फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाला है। तो आपको देखिए इसका एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ते चले जाता है। तो ये हुआ ऑसिलेशन, इसका मैं करा रहा हूं। देखिए मेरे हाथ का एम्पलीट्यूड कितना छोटा है और इसका एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ते ही जा रहा, बढ़ नहीं जा रहा, हर ऑसिलेशन के बाद फ्रीक्वेंसी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ते चले जा रहा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ध्यान दीजिए, ये थ्रेड है, मेरे पास कोई ऐसा उपाय नहीं कि मैं इस पेंडुलम को ऐसे कर दूं। मैं अपने हाथ को कुछ भी करके ऐसे घुमा के इसको एंगल नहीं दे सकता। अगर ये एंगल मतलब थीटा एम्पलीट्यूड अगर डेवलप हो रहा है तो खुद की वजह से हो रहा है, मेरे हाथ की वजह से नहीं। एक बार हम फिर से करना चाहेंगे कि अगर ये इसको थीटा ऐसा देना है तो मैं इस हाथ की सहायता से कुछ नहीं कर सकता। अगर इसने थीटा डेवलप किया है तो खुद से ऑसिलेट करके किया है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सो मैं फिर से एक बार रेजोनेंस कराऊं, मैं अपने हाथ का फ्रीक्वेंसी से मैच करा दूं तो इसका एम्पलीट्यूड देखिए थीटा कैसा बढ़ते चले जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। व्हेन द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, इट्स एम्पलीट्यूड गो ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, अब तो ये बात यहां पे लागू होता है कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इसकी 100, 200, 300 है। हम एक फॉर्क लेके आए और 300 हर्ट्ज यहां लगा दिए, तो इसको 300 हर्ट्ज का ऑसिलेशन होगा, तो इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज की तो है, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। खुद वो 300 को फ्रीक्वेंसी, इसके ये जो एम्पलीट्यूड देख रहे हैं आप स्ट्रिंग के, ये मेरे को नहीं करना है। पेंडुलम का एम्पलीट्यूड मुझे सेट नहीं करना है, वो खुद से सेट होगा। इसी तरीके से मुझे बस ऑसिलेशन कराना था, मुझे बस यहाँ पर फॉर्क ले आना था। ये स्ट्रिंग खुद से ऑसिलेट करके उन एम्पलीट्यूड्स को पालेगी। अब दूसरी बात, हम 250 लाएं तो क्या होगा, वो भी देख लीजिए क्या होगा। हम 2 बातें करते हैं, इसका हम अब अपने हाथ की फ्रीक्वेंसी कोई से मैच नहीं करा रहे, तो ना करने के 2 बातें हुआ। एक तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी से हाथ का फ्रीक्वेंसी कम रखें और एक बार ज्यादा रखें। आप देखेंगे दोनों केस में क्या रेजोनेंस नहीं हुआ, तो इसके एम्पलीट्यूड में कोई खास चेंज नहीं होना चाहिए। वो आप देखिए, मैं अभी फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल से कम रख रहा हूं
तो आपको इसको देखना है कि इसका ये थीटा डेवलप करता है कि नहीं। ध्यान इसके चलने पर ध्यान देना है आपको एंगल ध्यान देना, क्या ये स्ट्रिंग एंगल डेवलप कर पाई या नहीं। ओके, तो मैंने बहुत कम फ्रीक्वेंसी से इसको चलाया। ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग हमेशा वर्टिकल है, स्ट्रिंग का वर्टिकल से एंगल 0 है, यानी कोई थीटा डेवलप नहीं हुआ, कोई एम्पलीट्यूड डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके मेरे अप्लाइड फ्रीक्वेंसीज के फ्रीक्वेंसी से कम है तो वाइब्रेशन नहीं हो रहे। ये ट्रांसलेशनल मोशन का ध्यान दीजिए, तो स्ट्रिंग के वर्टिकल ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी इसमें कोई थीटा में कोई खास चेंज नहीं हुआ, इसलिए वाइब्रेशन नहीं हुआ, ऑसिलेशन नहीं हुआ, सीधा ऐसे गया और ऐसे आया। सो मेरे हाथ का फ्रीक्वेंसी कम होने से ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया, इसलिए ऑसिलेशन नहीं हुआ। ओके, ज्यादा करके देखते हैं हम। अब इसके फ्रीक्वेंसी से भी अपने हाथ की फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी से हम ज्यादा कर दे रहे हैं, तो देखा जाए क्या होता है। ओके, तो देखिए हमने इसका अपना हाथ का फ्रीक्वेंसी वो तेज कर दिया है। आप पेंडुलम पर ध्यान दीजिए, ऑलमोस्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ये इसका पोजीशन ऑलमोस्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमने ज़्यादा कर दिया है। तो ज़्यादा करने से पेंडुलम ऑसिलेट नहीं किया, ये अपने जगह पे पड़ा रहा। क्या मतलब हुआ? इसकी अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी से अगर हम कम फ्रीक्वेंसी देते हैं तो भी ऑसिलेशन नहीं होगा, ज़्यादा देंगे तो भी नहीं होगा। जब हम इसके फ्रीक्वेंसी को अपने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को इसके नेचुरल से हम जब मैच कराएंगे तब जाके ऑसिलेशन होगा, और जब ऑसिलेशन होगा तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ते चले जाएगा, एंड दिस इज नोन एज अ क्या? रेजोनेंस। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आप ये 200 है, आप 150 डाल दोगे तो भी यहाँ कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगे, ये वाइब्रेशंस नहीं होंगे। इस तरह से ये बात क्लियर हुआ कि जब आप यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी जब यहाँ डेवलप होती है, कुछ आप करते हो, तो ये इसके अंदर ये खुद से सारी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती हैं। जो बाहर से फ्रीक्वेंसी आती है अगर वो इसके किसी भी रूप में मैच कर गई तो वही ऑसिलेशन यहाँ पर होना चालू हो जाता है। जैसे ये वीडियो में आपको दिखाया जा रहा, देखिए यहाँ पर ये जो एक स्ट्रिंग ली गई है, और स्ट्रिंग में मान लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग का हमने F किया हुआ है, और जो फॉर्क लगाया गया है वो भी F का है। इस स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी F है और फॉर्क का फ्रीक्वेंसी भी F है। तो देखिए क्या हुआ, अगर उसको हम वाइब्रेट करके हम लाए, देखिए एक लोब में वाइब्रेशन चालू हो गया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सेम स्ट्रिंग रख रहे हैं, स्ट्रिंग सेम है, बट अब फॉर्क ले रहे हैं 2F का, डबल फ्रीक्वेंसी का 2F का फॉर्क लाए। तो देखिए अगर हम बजा के उसको लगाते हैं तो देखिए खुद से ये 2 लोब बन जाएगा, स्ट्रिंग को कुछ टच की जरूरत नहीं है। वो स्टेब्लिश अगर हो गया धीरे धीरे, तो जब रेजोनेंस होगा तो 2 लोब में खुद वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक और जैसे अगर मान लिया हमने इसमें हम दूसरा लाते हैं जहां पर फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 3F है, 3F है, तो देखिए 3F डालेंगे तो क्या होगा, उसका ये 3F है तो इसका 3F होगा ही। जब ही आप 3F डालते हैं इसमें 3 लोब में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से ये हर बार आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सेम रहा, वो कैसे वाइब्रेट करेगा, उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी, ये डिपेंड करता है कि जो बाहर से इम्पोज्ड फ्रीक्वेंसी, जो इम्पोज्ड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी इसके किस रूप से मैच करती है, एंड that frequency will be established and you can see those waves established over the string. Thank you.